Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं भूगोल का एक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ जो कि जीके विद आकांक्षा ग्रुप में चल रहे हैं मेंस के टेस्ट। और इसका अभी ज्योग्राफी हिस्ट्री का पूरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ज्योग्राफी का टेस्ट फर्स्ट हो चुका है और कल टेस्ट सेकंड हो चुका है। तो आज मैं आपको भूगोल का जो टेस्ट 1 है उसका पूरा रिव्यू लेके आई हूँ कि किस प्रकार से टेस्ट पेपर दिया गया था और किस प्रकार से आंसर्स हैं और किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ में तो ज्वाइन हो सकते हैं। हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है अगर, लेकिन आप हिस्ट्री के पूरे टेस्ट पेपर और मॉडल आंसर सीट लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इनका आंसर मॉडल आंसर सीट और क्वेश्चन को सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको पूरे टेस्ट पेपर हार्ड कॉपी में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर देखते हैं, पेपर में क्या है। ये जो टॉपिक है वो ये टॉपिक का नाम है आपदा और आपदा प्रबंधन। जो भूगोल का जो लास्ट वाला ये यूनिट है उसमें आपदा, आपदा प्रबंधन, सामुदायिक मानचित्रण, ये जो टॉपिक है उससे संबंधित ये पूरे प्रश्न हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें चरम घटना, दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, तीसरा है विपदा। इनको 3 मार्कर के क्वेश्चन है, इनको हमको 2 या 3 लाइनों में लिखना है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, संसाधन मानचित्रण, भूकंप, हीट स्ट्रोक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष, राहत और पुनर्वास, वैकल्पिक संचार प्रणाली, सुनामी, कच्छ भूकंप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानव जनित आपदा और आपदा संचार के साधन। तो ये जो 15 प्रश्न थे ये 3 नंबर के थे जिनके उत्तर हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें है भूस्खलन क्या है, आपदा प्रबंधन की समस्या, हिंद महासागर सुनामी 2004, आपदा को समझाकर उसके प्रकार बताएं, भूकंप क्या है उसका प्रबंधन समझाओ, आपदा प्रबंधन अधिनियम पर टिप्पणी लिखो, सुनामी क्या है उसके प्रभाव बताइए, भोपाल गैस त्रासदी, सामुदायिक आकस्मिक योजना में किन बातों का होना आवश्यक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये आपके हो गए 6 नंबर में, और नए सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये 5 नंबर में रहेंगे। फिर है 300 शब्दों में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी लिखिए। भूकंप से होने वाले विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए कच्छ में आए भूकंप का वर्णन कीजिए। जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 की स्थिति, परिणाम और राहत बताइए। तो इस प्रकार हमने ये हमारा पूरा पेपर भूगोल का जो फर्स्ट था वो देखा। अब हम इनके आंसर्स देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है चरम घटना। वे घटनाएं जो कभी कभी प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से घटित होती हैं चरम घटनाएं कहलाती हैं, जैसे कि भूकंप और बाढ़। जितना पूछा है उतना ही आंसर हमको देना है। कोई भी टेस्ट होगा भूगोल के बाद पॉलिटी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। अगर पॉलिटी की टेस्ट सीरीज आप स्टार्ट कर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पॉलिटी का जो चार्ज रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। इसके अलावा अगर आप पूरा आंसर सीट टेस्ट लेना चाहते हैं जिसमें सभी फ्लैट और टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, अगर वो लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर और विद टेस्ट आंसर सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। वे आपदाएं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण असमय हो जाती हैं और इन पर मानवीय नियंत्रण नहीं होता है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, जैसे कि बाढ़ है। मतलब वे आपदाएं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण असमय हो जाती हैं, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता, अचानक से हो जाती हैं, उनको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इन पर मानव का इन प्राकृतिक आपदाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है विपदा। विपदा किसे बोलते हैं, तो प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से उत्पन्न वे चरम घटनाएं जो किसी भी तंत्र की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती हैं। मतलब जो असीमा हो जाती है, जिनकी कोई सीमा नहीं होती है, सहन शक्ति को पार कर जाती हैं, उसको विपदा बोला जाता है। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये राज्य स्तर पर गठित होता है, इसके अध्यक्ष प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य पर आपदा की स्थिति की ये मॉनिटरिंग करता है।
राज्य आपदा प्राधिकरण क्या होगा? प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर गठित होगा। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि जो केंद्रीय होता है आपदा प्रबंधन, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो राज्य आपदा के मुख्यमंत्री होते हैं और राज्य में जो भी आपदा की स्थिति होती है उसकी ये मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट है संसाधन मानचित्रण। तो आपदा से पहले, आपदा के दौरान और बाद में जोखिम से निपटने उपयोगी साधनों व संसाधनों का मानचित्रण तैयार करना क्या कहलाता है? संसाधन मानचित्रण कहलाता है। फ्रेंड्स, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर रोज़ मेरे चैनल पे रात को आपको रोज़ सुबह से शाम तक का जो भी करंट रहेगा वो रोज़ रात को आपको मिल जाएगा। तो आप उसको वहाँ से करंट भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट की PDF के लिए आप अगर आपने हमारे फ्री का नोट्स लिया है तो फ्री के ग्रुप से मिल जाएगा, और अगर आपने नहीं लिया है तो करंट अफेयर का एक अलग ग्रुप बनाया है, वहाँ पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। भूकंप किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर अचानक हुई हलचल या जो कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। आप इतना सा भी लिख सकते हैं। जो धरातल के नीचे, अब क्यों होता है इसका कारण करके लिख देंगे कि धरातल के नीचे चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने के कारण ये उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक। क्या होता है कि जब बीमारी मामूली सी चेतावनी के साथ अचानक सा हमला करती है, थोड़ी सी चेतावनी देती है हल्की सी और फिर अचानक हमला करती है, हीट स्ट्रोक कहलाती है। इससे शरीर का तापमान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है राहत व पुनर्वास। तो आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को जीवन रक्षक स्थिति प्रदान करना राहत है। आपदा की स्थिति में प्रभावित लोग हैं उनको एक जीवन रक्षक स्थिति प्रदान करना राहत है, जबकि उन्हें पूर्व की तरह स्थापित करना क्या है? पुनर्वास है। मतलब उनको जैसी की स्थिति पहले थी आपदा से पहले वैसा का वैसा स्थापित करना क्या होगा? पुनर्वास होगा। और राहत मतलब आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को उस समय के लिए उस स्थिति में राहत प्रदान करो, उस स्थिति में रक्षा प्रदान करना राहत हो जाता है। नेक्स्ट है वैकल्पिक संचार प्रणाली। आपदा की स्थिति में संचार स्थापित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था ही वैकल्पिक संचार प्रणाली कहलाती है, जैसे कि HAM रेडियो। तो मतलब जो आपदा की स्थिति में संचार स्थापित करे, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करे, वो जो व्यवस्था होती है वो वैकल्पिक संचार प्रणाली कहलाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। सुनामी क्या है? तो समुद्र में कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी, समुद्र में आप देखते होंगे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। जो कई ऊंची ऊंची लहरें होती हैं जो कि विनाश का कारण होती हैं, उनको सुनामी बोलते हैं। यह एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्र तटीय लहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्छ भूकंप 2001। 26 जनवरी 2001 को कच्छ जिले के भुज शहर में आया। भूकंप द्वारा भुज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसका कारण क्या था? संभावित भूकंप क्षेत्र में ही ये स्थित था, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप आया। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक प्रकार की ये तूफान प्रणाली है। कारण विशाल निम्न दबाव केंद्र, मतलब बीच में एक निम्न दबाव केंद्र बन जाता है। इसमें क्या होता है? तीव्र हवा होती है और घनघोर वर्षा होती है। नेक्स्ट है मानव जनित आपदा। तो मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न विपरीत परिस्थितियां जो मानव तथा प्रकृति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, मानव जनित आपदा कहलाती हैं, जैसे कि नाभिकीय दुर्घटना। नेक्स्ट है आपदा संचार के साधन। आपदा संचार के 3 मुख्य साधन है: रेडियो संचार, उपग्रह, एमेच्योर या एम रेडियो। ये आपदा संचार के साधन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 नंबर के प्रश्न एंड हुए। अब हम देखते हैं 6 नंबर के प्रश्न या 5 नंबर के प्रश्न। फ्रेंड्स, ये मेरे जो क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं, ये मेरे भूगोल का जो नोट्स है हैंड रिटन, उसमें से ये टॉपिक लिए गए हैं, उसमें से ही ये आंसर आपको करवा रही हूँ। तो अगर आपने भूगोल के नोट्स लेना चाहते हैं मेरे, या मेरा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भूस्खलन समझाओ। तो क्या होता है? प्राकृतिक जन्य तथा मानव प्रेरित प्रकोप, भारी वर्षा, बाढ़, मलबा या मृदा का गुरुत्व बल के प्रभाव से धीरे धीरे अचानक खिसकना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं भूस्खलन के भारत में? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, हिमालय, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। प्रभावित कारक कौन से रहेंगे? भारी वर्षा, पर्वत का तीव्र ढलान, चट्टानों की कच्ची परत, भूकंप पर वन विनाश, सड़क निर्माण, विस्फोट, कृषि का विस्तार। ये सब भूस्खलन हमने समझा। भूस्खलन क्या होता है, उसके प्रभावित क्षेत्र कौन से होते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक।
दूसरा है आपदा प्रबंधन की समस्या। आपदा प्रबंधन की कौन कौन सी समस्याएं, जैसे कि प्रशिक्षण जो होता है उसको गंभीरतापूर्वक ना लेना, जागरूकता एवं क्षमता में कमी, निर्धारित राशि जो भी दी जा रही है उसका दुरुपयोग करना, विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को समुचित महत्व ना देना, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, अनुसंधान और विकास में कमी और राहत कार्यों में अव्यवस्था की मांग। तो ये आपदा और प्रबंधन की मेन समस्या है। नेक्स्ट है हिंद महासागर सुनामी 2004। तो ये कब हुआ था? तिथि 26 दिसंबर 2004 को। स्थान कौन सा था? हिंद महासागर और उसके आसपास का क्षेत्र। कारण क्या था कि सुमात्रा के जो बांडा एक नगर में 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित सिम्यूल द्वीप पर ये आया था। अतः सागरीय भूकंप के कारण शक्तिशाली सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। भूकंप का जन्म भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट के वर्मा प्लेट के नीचे छेपड़ के कारण हुआ। प्रभावित देश कौन कौन से थे? तो हिंद महासागर के 12 तटवर्ती देशों में 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सुमात्रा प्रभावित देश थे। और भारत का कौन कौन सी जगह थी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और निकोबार, ये जो थी वो मेन जगह थी। नेक्स्ट है आपदा क्या है। अब हम आपदा को पढ़ने वाले हैं कि आपदा क्या है। तो प्रकृति या मानव जनित अप्रत्याशित चरम घटनाएं जो मानव जीवों पर्यावरण को असहनीय क्षति पहुंचाती हैं आपदा कहलाती हैं। इनके द्वारा जीव जंतु का पादप समुदाय को अपार क्षति पहुंचे। अब हम देखो इस प्रकार से चार्ट में इसके प्रकार लिख लेंगे। तो आपदा के प्रकार हैं प्राकृतिक, मानव जनित। प्राकृतिक में कौन कौन से हो जाएंगे? प्राकृतिक में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी। मानव जनित में बम विस्फोट, गैसों का रिसाव, भगदड़, नाभिकीय दुर्घटना। और प्राकृतिक वो होते हैं जो प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव में होते हैं, और मानव जनित वो होते हैं जो मानवीय क्रियाकलापों के कारण होते हैं। नेक्स्ट है भूकंप का प्रभाव। भूकंप का प्रभाव हमेशा विध्वंसक होता है। मानव आवासित क्षेत्रों में आने वाला भूकंप ही आपदा का कारण होता है। भूकंप के मुख्य प्रभावों में झटके और भूमि का फटना शामिल होता है। धरती पर अचानक हलचल, झटके आना ही भूकंप होता है। अब भूकंप प्रबंधन क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। खोज और बचाव कार्य, भूकंप का पूर्वानुमान, जोखिम आकलन, भूकंप प्रकोप का विश्लेषण, भूकंप संवेदीता, जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रीकरण, आपदा के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास, ये क्या होंगे? भूकंप प्रबंधन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन अधिनियम पर टिप्पणी लिखो। तो देश में आपदाओं की स्थिति में बेहतर राहत, बचाव व पुनर्वास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 2005 में ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा दल का गठन, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय राहत कोष तथा राज्य स्तर पर राज्य राहत कोष बनाना, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन, वित्तीय और भौतिक संसाधनों की निपटने की जिम्मेदारी केंद्र और सरकार पर, जो भी साधन होते हैं संसाधन उनकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार पर होगी। इसके अलावा राष्ट्र में अलग एक दल का गठन होगा और प्राधिकरण का गठन होगा। ऐसे ही राज्य में अलग और केंद्र में अलग होगा और राहत कोष बनाया जाएगा। तो ये इसके तहत प्रमुख बिंदु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनामी क्या है, उसका प्रभाव और उसका प्रबंधन बताइए। तो सुनामी क्या होता है? एक विनाशकारी आपदा होती है। तटीय क्षेत्रों की जनता ज़्यादा इसमें प्रभावित होती है। तीव्र समुद्री लहरों से तटीय क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। इसका प्रभाव भारत पे देखते हैं क्या होता है। इसका जो सुनामी आती है तो कहीं पे भी किसी भी देश में इसका क्या प्रभाव होता है? जनधन की हानि होती है। उदाहरण 2004 में आई सुनामी, भारत सहित विभिन्न देशों के 2 लाख से अधिक लोगों ने इसकी जान ले ली थी। इसमें अरबों खरबों संपत्ति का नुकसान हुआ था। अब सुनामी आपदा प्रबंधन देखते हैं। सबसे पहले ये आपदा की पूर्व व्यवस्था होती है सुनामी आपदा प्रबंधन में, और फिर आपदा बाद व्यवस्था होती है। तो दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। हमें छोटा सा लिखना है तो यह आपदा पूर्व व्यवस्था है। सुनामी वाले क्षेत्रों का निर्धारण, मानचित्रण, लहरों से सुरक्षा देने वाले अवरोधों की रक्षा, सुनामी लहरों की ट्रैकिंग। भोपाल गैस त्रासदी पे लिखना है तो तिथि 3 दिसंबर 1984। आपदा कैसी थी? मानव जनित थी। क्या हुआ था घटना में? तो भोपाल में पेस्टिसाइड बनाने वाली जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस रिसाव के कारण कई जीवों जैसे मनुष्य, पशु पक्षी आदि की इसमें मृत्यु हो गई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसके कारण क्या थे? तो पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अभाव, तकनीकी कमी, प्रशिक्षण कर्मचारियों की कमी, सरकार की अनदेखी, टैंक को तरल रूप में एकत्रित करना और 42 टन की क्षमता वाले टैंक में 610 टन संचित किया गया।
तो ये हमने भोपाल गैस त्रासदी क्या होती है ये लिखा, उसकी स्थिति क्या थी ये लिखा, और फिर उसके कारण क्या थे ये लिखा। सामुदायिक आकस्मिक योजना में किन बातों का होना आवश्यक है ये देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस प्रकार से आपको इस आंसर को लिखना है कि कौन किसे मतलब किस कौन को क्या कर रहा है, किसे प्राथमिकता दी जाए, संदेश को कौन सुनेगा, कौन क्या जुटाएगा। तो हमको ये लिखना है, सबसे पहले लिखना है कौन किसे मतलब किसे क्या काम सौंपा गया, कौन कहाँ रह रहा है, किसे प्राथमिकता दी जाए, संदेश को कौन सुनेगा, कौन क्या जुटाएगा, फिर है कहाँ और किधर। तो कहाँ सूचित किया जाए, प्रत्येक परिवार कहाँ रहता है, वे किधर जाते हैं, आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राज्य जिला आपदा प्राधिकरण को समझाओ। तो राष्ट्रीय क्या होता है, देश में आपदा प्रबंधन को व्यवस्थित रूप से ज़्यादा प्रभावी व कारगर बनाकर त्वरित लाभ देने के उद्देश्य से 2005 में गठन हुआ। इसके सदस्य 10 होते हैं और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण आपदा के जोखिम को न्यूनतम करना, आपदा से निपट मतलब जो आपदा में जोखिम हुआ है उसको कम से कम कर पाएँ, आपदा से निपटने के लिए सटीक नीति बना पाए। इसके अलावा राज्यों को योजना निर्माण के लिए निर्देश दिए जाएं, योजनाएं के क्रियान्वयन की उपयुक्तता, उसके बाद नीति निर्माण और नेटवर्किंग जानकारी, ये सभी चीज़ें काय में दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण है उसमें हमने लिखा कि क्यों कब हुआ गठन, इसमें सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, फिर जो भी इसके कार्य होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे। अब नेक्स्ट है कि आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन की विभिन्न अवस्थाओं पर टिप्पणी लिखिए। तो जब भी आपदा न्यूनीकरण मतलब आपदा को कम करना, और प्रबंधन की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं जब प्रबंधन किया जाता है तो वो हमें लिखना है। तो 1990 तक अधिकतर देशों में आपदा से आने के बाद बचाव और राहत कार्य, आपदा रिकवरी, पुनर्रचना और विस्थापित लोग की पुनर्वास की व्यवस्था पर कार्य किया जाता था। ये 1990 तक की बात थी। इस आपदा प्रबंधन की इसको हम क्या कहते थे, एकल प्रावस्था विधि कहते थे। लेकिन अब क्या है, आधुनिक विधियाँ आ गई हैं, 4 अवस्था उपागम पर आधारित है। पहले 3 चरण होते हैं। पहले क्या होता है, जो प्रारंभ की जो अवस्था होती है, आपदा निवारण, आपदा तैयारी और आपदा प्रतिक्रिया, मतलब आपदा का निवारण कैसे किया जाए, फिर उसके लिए तैयारी कैसे किया जाए, आपदा हो जाए तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हो, तो ये किया जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो चरण है आपदा निवारण। आपदा निवारण में क्या होता है, इसमें हम 3 वर्ग रखते हैं। एक होता है आपदा पूर्व अवस्था, इसको पीएमपी बोलते हैं। पीएमपी में क्या होता है, प्रिपरेशन आती है, प्रिपरेशन मतलब आपदा तैयारी। फिर होता है आपदा निवारण, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, मैनेजमेंट उसका किस तरीके से किया जाए। और फिर होता है आपदा निरोध, तो है ना, प्रिकॉशंस कौन सी लेना है। तो आपदा पूर्व प्रावस्था या इसको हम बोलते हैं पीएमपी, तो आपदा तैयारी, आपदा निवारण और आपदा निरोध। फिर सेकेंड होता है आपदा उपरांत अवस्था, जिसको हम 3R से डिनोट करते हैं, रिकवरी, राहत और पुनर्वास। तो ये रिकवरी, राहत और पुनर्वास ये आपदा उपरांत की अवस्थाएं। फिर होती है त्रिअवस्था प्रावस्था विधि। इसमें क्या क्या आता है, आपदा पूर्व व्यवस्था, आपदा घटते समय की व्यवस्था और आपदा उपरांत की अवस्था। ये इसमें आ जाता है इसमें आता है कि जब हम आपदा निवारण की बात करते हैं तो इसके 3 वर्ग हो जाते हैं आपदा की। अब हम करते हैं आपदा की तैयारी। आपदा तैयारी में क्या होता है, प्रकोप को आने से रोकना, कैसे रोकें हम जो आने वाली है, शिक्षा तथा जागरूकता प्रदान करना, विभिन्न संवेदनता विधियों को लागू करना। इसके बाद आपदा निवारण में क्या आ जाएगा, किसी खास आपदा से होने वाले संभावित दुष्परिणाम को कम करना। इसमें 2 प्रकार से होते हैं, टॉप डाउन आपदा निवारण होता है, बॉटम अप आपदा निवारण उपागम होता है। टॉप डाउन क्या होता है, इसके अंतर्गत आने वाले सरकारी संस्थाओं द्वारा चलने वाले आपदा प्रबंधन के उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है, सरकारी संस्थाओं से जो आपदा प्रबंधन के उपाय होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से आपका टॉप रहता है। टॉप डाउन मतलब सबसे पहले सबसे अपर स्तर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। फिर बॉटम अप में क्या होता है, बॉटम अप में क्या होता है, नीचे से ऊपर होता है, जैसे कि विश्व स्तर पर भागीदारी, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तो ये टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, बॉटम अप आपदा न्यूनीकरण होता है, और ये होता है टॉप डाउन आपदा न्यूनीकरण। अपन इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना देंगे तो ताकि सामने वाला जो चेक कर रहा है वो समझ पे आ पाए।
अब है आपदा न्यूनीकरण का लक्ष्य क्या है, तो आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, आपदा के परिमाप को कम करना और आपदा के विध्वंसक बलों को कम करना, ये आपदा न्यूनीकरण के लक्ष्य हो जाएंगे। तीसरा हो जाता है आपदा निरोध, आपदा को कैसे रोका जाए, तो एक सुरक्षा को अपनाकर प्राकृतिक आपदा के उपयोग को कम करना, जैसे कि भूकंप आपदा की रोकथाम के लिए आपदा निरोधी उपाय। फिर है आपदा उपरांत, आपदा के बाद क्या किया जाए, आपदा के बाद क्या किया जाए, आपदा के राहत कार्य किए जाए, आपदा पुनरुत्थान किया जाए, आपदा पुनर्वास किया जाए। आपदा पुनर्वास में 3 मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तरीके से पुनर्वास दिया जाए, क्योंकि व्यक्ति जो मेंटली तरीके से परेशान हो गया है उसको भी सुविधा मिल पाए। नेक्स्ट है भूकंप से उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में आए भूकंप का वर्णन करो। तो भूकंप का मूल कारण क्या होता है, धरातल पर अचानक असंतुलन होना होता है। इसके कई अनेक कारण हो सकते हैं जिसका उल्लेख किया जाना समुचे नीचे दिए गए हैं। ये हमने कुछ चित्र बना के बताया गया है कि जैसे कि ये धरती का एक कोई टुकड़ा है, यहाँ पे ये भूकंप केंद्र होता है, यहाँ पे अचानक से फॉल्ट हो जाता है जिसके कारण ये तरंग उत्पन्न होती है। तो भूकंपी केंद्र से अचानक ये तरंगें निकलने लगती है, जिसके कारण एक दरार सी पड़ जाती है, कंपन हिलने लगता है, जिसको भूकंप कहते हैं। कारण 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारण भूगर्भ में लावा का, शिलाखंड का, सैलों का अचानक से वेग से बाहर निकलना, कोई गति से एकदम से कोई पदार्थ बाहर निकल आए, मैग्मा बाहर निकल आए। क्या होता है कि धरती है हमारी धरती के अंदर बहुत सारे पदार्थ गैसीय अवस्था में। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण, सूर्य की अत्यधिक गर्मी के कारण क्या हो रहा है कि धरती क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है। अब कोई भी चीज़ अगर गर्म हो जाती है तो जो अंदर उसके पदार्थ होते हैं वो एकदम पिघल जाते हैं। अब वो एकदम से खौल रहे हैं अंदर, किसी पदार्थ का अचानक से कहीं पर दबाव पड़ने के कारण वो बाहर निकल जाता है, तो वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है, जैसे कि जापान में। नेक्स्ट भूसंतुलन समायोजन, तो भूपटल पर विभिन्न आकार के भू आकार पाए जाते हैं। अपरदन के इनमें असंतुलन हो जाता है अपरदन के कारण लगातार, और जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लगातार ये शक्तियाँ करोड़ों टनों में जमा हो जाती हैं, सागरों में जमा हो जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक तली पर दबाव पड़ जाता है जिसके कारण भूकंप आ जाए। मतलब जो भू संतुलन है, धरती है, उसके एक तल पर एक जगह पे अगर बहुत ज़्यादा वजन आ जाए तो वो एक दूसरी जगह से समायोजन नहीं हो पाता। एक जगह पे ज़्यादा वजन आ जाएगा, एक जगह पे कम हो जाएगा, तो वो संतुलित अवस्था नहीं बैठ पाती है। नेक्स्ट है भ्रंशन। भ्रंशन के कारण भी अचानक से दरार पड़ जाए तो भ्रंशन के कारण भी असंतुलन पैदा होता है, जैसे कि 1906 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को में आए भूकंप के समय। नेक्स्ट है पृथ्वी का संकोचन। पृथ्वी क्या है, धीरे धीरे शीतल हुई, शीतल होकर सिकुड़ने से उसकी परतों में भ्रंशन हो गया, जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई। मतलब पृथ्वी का संकुचन मतलब पृथ्वी का सिकुड़ना। गैसों का फैलाव, जलाशयों के अंदर जल क्या होता है, प्रवेश होकर भूगर्भ में पहुंच जाता है, मतलब धरती के अंदर पहुंच जाता है। अधिक ताप के कारण मेंटल में जलवाष्प तथा गैस के रूप में ये बदल जाता है। मानव जनित में क्या होता है, मानव जनित क्रियाओं के कारण होता है। जैसे मानव क्या हो, लगातार वृक्षों का, पर्यावरणों का कटाव कर रहा है, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहा है, उद्योगों का लगातार विकास कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये मानव जनित कारणों में आ जाते हैं। नेक्स्ट है कच्छ भूकंप। तो कच्छ भूकंप 26 जनवरी 2001 को हुआ, गुजरात में हुआ। कई हजार लोगों की इसमें क्या हुआ, मौत हो गई है, और 4 लाख घर नेस्तनाबूद, मतलब 4 लाख घर पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके थे। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.6 से 7.7 के बीच पाई गई। गुजरात के 21 जिले इसमें जलजले से हिल गए थे। रिपोर्ट में लिखा गया कि भूकंप पीड़ित लोगों के खून से सने शरीर को राहत कर्मी अपने हाथों से निकाल रहे हैं, जहां मलबों में ड्रिलिंग करके जिंदगी की तलाश हो रही है। भूकंप का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी पड़ा। तेजी से भुज और पास के शहरों में राहत कर्मी को भेजा गया। भारतीय सेना भी मदद के लिए आई, स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग दिया, सरकार द्वारा भी आर्थिक मदद की गई। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014, सितंबर 2014 में ये आई थी। इसका स्थल क्या था, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर में ही आई। स्थिति क्या थी, मूसलाधार मानसूनी वर्षा के कारण जम्मू कश्मीर तथा उससे लगे हुए इलाकों में 2 सितंबर 2014 से भारी बारिश होने लगी। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने लगी। 5 सितंबर को झेलम नदी का जल स्तर 22.40 फुट हो गया। अनंतनाग जिले में जल स्तर 33 फुट हो गया, जो खतरे के निशान से 12 फुट ऊपर बह रही थी। 6 सितंबर को 100 लोग मृत हो गए। 2500 गांव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। 450 गांव जो है जल समाधि में, मतलब जल में ही पूरी तरह चले गए।
8 सितंबर को क्या हुआ, श्रीनगर और उसके पड़ोसी जिले में 12 फुट तक पानी भर गया। परिणाम क्या हुआ, श्रीनगर शहर का अधिकांश भाग बाढ़ की चपेट में आ गया। 50 से अधिक पुल क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें, इमारतें, सड़क बर्बाद हो गई, कटरा जाने वाली ट्रेन निरस्त हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्रीय आपदा बोला था। राहत और बचाव कार्य में क्या हुआ, भारत के जो गृह सचिव थे अनिल गोस्वामी, उन्होंने 23 विमान, 29 हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना के 205 कलाओं और 244 नावें राहत और बचाव कार्य के लिए भेजी गई। 10 सितंबर तक 47,200 लोगों को बचा लिया गया था। बीएसएल ने भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर सहायता दी। आर्थिक सहायता में क्या हुआ, मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता पहले दी थी और फिर 1100 करोड़ रुपए अतिरिक्त थी। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री द्वारा 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इसी प्रकार गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 5 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। अब तबाही में क्या हो गया था, बाढ़ से 5,642 गांव प्रभावित हुए, 8,000 गांव पूरी तरह से जल में मिल गए, 12.5 लाख परिवार प्रभावित हुए, 404.3 करोड़ फसलों का नुकसान हो चुका। इतने रुपए की फसलों का नुकसान हो गया था। 3,000 पेयजल परियोजना तबाह हो गई थी। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा सहित 3,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो गया था। फ्रेंड्स, आज हमने अपना ये पूरा टेस्ट फर्स्ट कवर किया है। इसी तरह से अगर आप पूरा हिस्ट्री का पेपर कवर करना चाहते हैं और जो आज का जो टेस्ट हुआ था भूगोल का, जो कल रात को हुआ है, उसका टेस्ट पाना चाहते हैं वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये सभी जो आप देख रहे थे, जिनसे आप पढ़ रहे थे, ये मेरे नोट्स हैं। ये फ्रेंड्स मेरा सॉल्व पेपर है, हैंड रिटन सॉल्व पेपर है, जिसमें आपको 8 फाइलें मिलेंगी। ये पूरा का पूरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है ये। इसमें आपको 25 फाइलें जो रहेंगी मेंस की मिलेंगी, 16 फाइलें प्रीलिम्स की मिलेंगी, 12 फाइलें 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइलें सॉल्व पेपर की मिलेंगी। इस प्रकार से ये आपका पूरा फाइलों का एक बॉक्स आपके घर में पहुंचेगा। ये प्रीलिम्स का पैकेज है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। आपने अनअकैडमी तो सुना ही होगा, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप आईपीएल भी देख रहे होंगे, वहाँ पे आपने अनअकैडमी का नाम बहुत ज़ोरों शोरों से सुना होगा। तो अनअकैडमी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है, जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लास मिलेगी, डेमो क्लास मिलेगी, फ्री लाइव आप टेस्ट दे सकते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट को लेके, वो डाउट क्लियर आप कर सकते हैं। अगर आप फ्री क्लास, डेमो क्लास लेते हैं तो आपको नीचे इस प्रकार से कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप मुग़लों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुग़लों के नीचे आपको वहाँ पे पीडीएफ दी रहेगी, जिससे आपको पूरा मुग़ल एम्पायर जो आपने पढ़ा है आपको सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, या आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट देते हैं, फ्री लाइव टेस्ट है आपके लिए, तो टेस्ट देकर आपको नीचे मॉडल आंसर शीट मिलेगी। आप स्कोर कार्ड में देख सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आप compete कर सकते हैं पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ, कि आपको अपनी स्थिति समझ में आ सकती है कि आपकी क्या स्थिति है, और आप उसमें आप तुलना कर सकते हैं। 2 प्रकार की क्लासेस अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, एक होता है फ्री क्लास और एक होता है प्लस क्लास। फ्री क्लास में क्या होता है, एक लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, जबकि प्लस क्लास में कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है। फ्री क्लास में ओकेशनल प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जबकि लाइव क्लास में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं। ओकेशनल पीडीएफ दिए जाते हैं फ्री क्लास में, जबकि प्लस क्लास में अनलिमिटेड पीडीएफ दी जाती हैं। आपको जो मन में डाउट हो आप कुछ भी पूछ सकते हैं प्लस क्लास में, जबकि एक लिमिटेड डाउट सॉल्व करा सकते हैं आप फ्री क्लास में। तो ये एक प्रकार से फ्री क्लास वर्सेस प्लस क्लास का ये वर्चस्व पत्रिका है, करंट अफेयर की मासिक पत्रिका है ये। इसमें आप क्या कर सकते हैं, हर मंथ का एक पूरा करंट अफेयर आपके पास हो जाएगा। एक जगह पे आपको पूरा करंट अफेयर प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हज़ारों प्रश्नों की एक क्वेश्चन सीरीज़ है, यहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज की डिटेल दी गई है नवंबर माह की, जिसमें आपके प्रीलिम्स, मेंस, व्यापम की एग्ज़ाम की डिटेल दी गई है। इसके अलावा आप अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस कोर्स का, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं akanksha.gk, तो आपको 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।